अध्याय एक, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग में यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि साहित्य जैसी कलाएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पोषित नहीं करती, उनकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं। प्रासंगिकता का अर्थ है कि वह वस्तु समाज के अस्तित्व या विकास में कोई ऐसा योगदान दे पाती है या नहीं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण या अपरिहार्य हो। कोई भी साहित्य मनुष्य का पेट चाहे न भरे, वह मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना अवश्य सिखाता है। हिंदी साहित्य अपनी प्रासंगिकता की तमाम कसौटियों पर न केवल अतीत में खरा उतरता आया है, अपितु समकालीन चौतरफा दबावों के बीच भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है। साहित्य की प्रासंगिकता का पहला प्रतिमान है मनुष्य को संवेदनशील बनाने की उसकी क्षमता। संवेदनशीलता वह क्षमता है जिससे मनुष्य अपने आसपास के परिवेश, अन्य मनुष्यों तथा प्राकृतिक जीवन में निहित वेदनाओं को गहराई से महसूस कर पाता है। दूसरों के दुख में दली होने की क्षमता ही वह शक्ति है जो समाज के जटिल ताने बाने को संरचित करती है। आदिकवि वाल्मीकि के मुख साफुटी कविता क्रौंच पक्षी के प्रति उनकी तीव्र संवेदनशीलता का ही विस्फोट था। गोदान दिव्या जैसे उपन्यास तथा हरिजन गाथा जैसी कविताएं इसी संवेदन क्षमता को उद्बुद्ध करती हैं। छायावादी कवि ने तो कहा भी है, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। साहित्य की प्रासंगिकता का दूसरा प्रतिमान यह है कि वो न सिर्फ वैचारिक स्तर पर प्रगतिशीलता को धारण करता है, बल्कि अपने समय की प्रगति विरोधी रूढ़िवादी तथा यथास्थितिवादी वैचारिकता का पुरजोर खंडन भी करता है। हिंदी साहित्य में हर युग में ऐसा हुआ है। भक्ति काल में कबीर ने, रीति काल में घनानंद ने, आधुनिक युग में भारतेंदु, निराला, मुक्तिबोध तथा प्रेमचंद ने अपने अपने समय की प्रतिमान्य शक्तियों से लगातार वैचारिक स्तर पर संघर्ष किया है। आज के समय में हम अपने संविधान के माध्यम से जिस समतामूलक समाज का स्वप्न देखते हैं, वह कबीर और निराला की आंखों ने ही पहली बार देखा था। कबीर कहते हैं, एक जाति पाति पूछे नहीं कोई, हार को भजे सो हरि का होई। हिंदू कहत है राम हारा मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़ते हैं, मरम को नहीं जाना। साहित्य की प्रासंगिकता की एक कसौटी ये भी है कि वह समाज में वांछनीय परिवर्तनों के लिए सक्रिय रूप से सहायक हो पाता है। साहित्य समाज का सिर्फ तटस्थ दर्पण नहीं है, बल्कि समाज के जीवन में सक्रिय हस्तक्षेप करता है। जहाँ जहाँ समाज कमजोर है, वहाँ वो परिवर्तन का आह्वान करता है। भारत भारती जैसी रचनाएं पूरे देश को पराधीनता के विरुद्ध एकजुट करने के लिए आज तक काव्यात की जाती हैं। दिनकर तथा जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियां क्रांति का ही आह्वान करती हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुतो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हिमाद्री तुम श्रंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दिनकर। जयशंकर प्रसाद। साहित्य न सिर्फ जीवन की विसंगतियों का चित्रण करता है, बल्कि आदर्श समझ के निर्माण हेतु प्रतिमान भी उपलब्ध कराता है। कोई भी समाज जब संक्रमण के दौर से गुजरता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि वह किन मूल्यों, नैतिक आदर्शों तथा प्रतिमानों की स्वीकार करे। यहाँ साहित्य की भूमिका समाज को उचित मूल्य प्रदान करने की होती है। भक्ति काल और आधुनिक काल में विशेष रूप से हम अनेक हिंदी साहित्यकारों में यह चेतना देखते हैं। उदाहरण के लिए, पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सामने ही अधम आई। तुलसीदास। औरों को हंसते देखो मनु हंसो, और सुख पाओ अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। कामायनी। साहित्य की प्रासंगिकता इस बात में भी है कि वह जीवन की मूलभूत समस्याओं की पहचान करता है। समस्याओं की उथली पहचान कोई भी कर सकता है, किंतु साहित्यकार के पास वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि होती है जो समस्त उथलेपन को चीरकर मूलभूत वास्तविक समस्या को पहचान लेती है। यह न सिर्फ भक्ति काल में दिखता है, बल्कि आधुनिक काल के सभी बड़े कवि भो इस अंतर्दृष्टि से संपन्न है। कामायनी में प्रसाद ने बताया कि आज के मनुष्य की मूल समस्या भाव, क्रिया व ज्ञान में सामंजस्य न होने की है। असाध्य होना में अज्ञेय अस्तित्ववादी अनास्था से उपजे संकट को मूल समस्या के रूप में उभारते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध बताते हैं कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का नैतिक स्खलन ही इस अंधेरे का कारण है। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। मुक्ति बोध
स्वस्थ मनोरंजन साहित्य का ऐसा महत्वपूर्ण प्रदेय है जो उसे मानव समाज हेतु प्रासंगिक बनाए रखता है। मनुष्य कोई यंत्र नहीं है जो सिर्फ भौतिक सुविधाओं का दास हो। उसका वास्तविक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर है कि वो मानसिक तौर पर प्रसन्न रहे। ये मानसिक प्रसन्नता यूं तो उथलेपन व हल्केपन से भरी गतिविधियां भी दे सकती हैं, किंतु साहित्य मनोरंजन के साथ नैतिक उत्कर्ष का माध्यम भी बनता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में बताया है कि साहित्य कोई नैतिक संदेश तभी दे सकता है जब वो पाठक के मन को मनोरंजन से बांध सके। इस दृष्टि से हिंदी के कई साहित्यकार जैसे बिहारी, भगवती चरण वर्मा अत्यधिक सफल सिद्ध हुए हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है, नैनन हुई सो बात। बिहारी, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा, साहित्य की प्रासंगिकता व महत्व का एक प्रतिमान यह भी है कि वो समाज की विरासत का रक्षक सिद्ध होता है। वह न केवल भाषा का संरक्षक है बल्कि भाषा के माध्यम से समाज के इतिहास, संस्कृति तथा संचित सृजनशीलता को भी संरक्षित करता है। चूंकि साहित्य समाज का जीवंत चित्र होता है, इसलिए उसमें घटनाएं व तिथियां चाहे सत्य न हो, किंतु जो जीवन व्यक्त होता है वह पूर्णतः सत्य होता है। गोदान का होरी, धनिया, सैमरी व बेलारी जैसे संदर्भ चाहे काल्पनिक हो, किंतु होरी का संघर्ष एक आम किसान के वास्तविक संघर्ष का द्योतक है। प्रेमचंद ने कहा भी है कि इतिहास में घटनाएं व तिथियां सत्य होती हैं, बाकी सब झूठ, जबकि साहित्य में घटनाएं तिथियां झूठ होती हैं, किंतु बाकी सब सच होता है। इनके अतिरिक्त कई अन्य प्रतिमान भी ऐसे हैं जो साहित्य की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक साधनों की उपलब्धि चाहे बड़ी हो, मनुष्य के समक्ष भावनात्मक व सृजनात्मक संकट तो गहरा ही हुआ है। यह वही संकट है जिसे सार्ज ने अमानवीयकरण कहा, एरिक फ्रॉम ने नैतिक अकेलापन कहा, जयशंकर प्रसाद ने विषमता कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रच्छन्नताओं का आवरण कहा। इस अभूतपूर्व संकट काल में मनुष्य को उसकी मनुष्यता से जुड़े रहने के लिए तथा उसे यंत्र या वस्तु बनाने वाली स्थितियों से बचाने के लिए साहित्य न केवल प्रासंगिक है बल्कि उसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। एक वैज्ञानिक तकनीकी युग में साहित्य की स्थिति, कई चिंतकों का मानना है कि आज को वैज्ञानिक तकनीकी युग में साहित्य महत्वहीन हो गया है क्योंकि वो विज्ञान के समान समाज के लिए कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभा पाता। थॉमस लव पीकॉक जैसे साहित्य विरोधियों ने तो यहाँ तक कहा कि इस वैज्ञानिक तकनीकी युग में साहित्य लेखन एक आदिम कार्य है, अतः साहित्यकार अर्ध बर्बर पशु के समान है। किंतु वास्तविकता ये नहीं है। विज्ञान मनुष्य के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता है, किंतु उसकी मानसिक, भावनात्मक तथा सृजनात्मक आवश्यकताओं को नहीं। वैज्ञानिकता व मशीनीकरण बढ़ने से भावनात्मक संकट उत्पन्न होने लगता है। रूसो ने जब प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया और विलियम वर्ड्सवर्थ तथा कोलरिज जैसे कवियों ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन की शुरुआत की, तो उसका मूल कारण उस भौतिकता और कृत्रिमता से मनुष्य को बचाना था जो विज्ञान की देन थी। 20वीं शताब्दी में भी जब सार्स ने मनुष्य के अमानवीयकरण के विरुद्ध आह्वान किया तो उसमें भी अति वैज्ञानिकता को एक वैचारिक शत्रु के रूप में देखा गया। हमारे समय में एरिक फ्रॉम जैसे चिंतक बता चुके हैं कि अति वैज्ञानिकता नहीं बल्कि सृजनात्मक गतिविधियां ही मनुष्य को संतोष दे सकती हैं। वस्तुतः विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका मनुष्य को सुविधा संपन्न बनाने तक सीमित है, किंतु प्रश्न है कि क्या भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि मनुष्य को सार्थक बना सकती है। मनुष्य का मूल उद्देश्य संतोष व आनंद की प्राप्ति है, जिसकी उपलब्धि अंततः वस्तुओं पर नहीं मन पर निर्भर है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में सविस्तार बताया है कि आज को बुद्धि प्रधान वैज्ञानिक सभ्यता मनुष्य की भावनात्मक वृत्तियों का दमन कर कैसे उसे निरर्थक बना देती है। शुक्ल जी ने निबंध कविता क्या है में लिखा है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आगे बढ़ेगा, मनुष्य के जीवन में प्रसन्नताएं बढ़ती जाएंगी और उन्हें हटाकर मनुष्य को अपने मूल स्वरूप से जोड़ने के लिए कविता की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ध्यातव्य है कि विज्ञान सिर्फ एक शक्ति है और कोई भी शक्ति अपने मूल स्वरूप में नैतिक या अनैतिक नहीं, तटस्थ होती है। उसका प्रयोग तय करता है कि शक्ति नैतिक है या अनैतिक। विज्ञान हमें शक्ति तो देता है, किंतु प्रश्न है कि उस शक्ति के प्रयोग का विवेक कौन देगा। साहित्य इस प्रश्न का उत्तर खोजता है। राम की शक्ति पूजा की मूल समस्या यही है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति।
राम इस शक्ति के विरुद्ध शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, जो न सिर्फ ज्यादा साधना से अर्जित होती है, बल्कि जिसमें नैतिक बल भी है। वस्तुतः विज्ञान और साहित्य में विरोध का नहीं, पूरकता का संबंध है। विज्ञान मनुष्य के बाहरी व भौतिक जीवन को संवारता है, तो साहित्य आंतरिक व भावनात्मक जीवन को। किसी एक के बढ़ने पर दूसरे को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, ताकि व्यक्ति का आंतरिक संतुलन बना रहे। 1.2 संचार क्रांति और साहित्य। वर्तमान संचार क्रांति ने संपूर्ण विश्व को एक गांव की तरह बना दिया है, जिसमें व्यक्ति किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक हो जाता है। संचार क्रांति ने मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है, जो इतिहास के किसी भी संक्रमण के दौर से ज्यादा कथित व जटिल है। साहित्य की दुनिया भी इस नई स्थिति में उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। जहां साहित्य को कुछ अभूतपूर्व लाभ मिले हैं, वहीं उसके समक्ष कुछ कठिन संकट भी आ खड़े हुए हैं। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व इंटरनेट तक की यात्रा ने साहित्य को कई लाभ उपलब्ध कराए हैं, जो इस प्रकार है। साहित्य के संरक्षण का संकट अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब किसी भी किताब की लाखों प्रतियां छापी जा सकती हैं और उसे सीडी या इंटरनेट की स्मृति में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। साहित्य के प्रचार प्रसार क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। न सिर्फ स्थापित साहित्यकार बल्कि नए साहित्यकार भी इस सुविधा से लोभान्वित हुए हैं। कोई भी रचनाकार अपना ब्लॉग बनाकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, और दुनिया का कोई भी पाठक किसी भी स्थान पर रहते हुए उसे पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, लेखक व आलोचक का वर्चस्व टूटा है और पाठक स्वयं लेखक से संवाद कर सकता है। वह न सिर्फ लेखक के ब्लॉग पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकता है, बल्कि लेखक पर दबाव भी बना सकता है कि वो उसे उत्तर दे। इस प्रक्रिया में प्रकाशकों द्वारा होने वाला शोषण भी खत्म हो रहा है। नकली लेखकों के लिए संभावना कम हुई है और असली किंतु वंचित लेखकों के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं। मीडिया ने साहित्यकारों को आपस में जोड़ दिया है, और अब ये संभावना बनी है कि दुनिया के हर भाषा के साहित्यकार एक दूसरे के सतत संपर्क में रह सकें। ऐसे संपर्कों से किसी भी लेखक की चिंतन क्षमता का विस्तार होता है और वो अधिक बेहतर लिख पाता है। साहित्य की प्रसार क्षमता एक और तरीके से बढ़ी है। साहित्यिक पत्रिकाओं को पुस्तकों के बिक्री तंत्र से मुक्ति मिली है। अब हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाएं जैसे हंस व तद्भव इंटरनेट संस्करण पर उपलब्ध हैं, जिन्हें दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति जब चाहे पढ़ सकता है और सीधे संपादक से उन्हें मंगवा सकता है। इतना ही नहीं, पिछले सभी अंकों के सभी लेख एक साथ उपलब्ध हो जाने से प्रकाशक व पाठक दोनों की सुविधाएं बढ़ गई हैं। यही स्थिति पुस्तकों की है। विभिन्न प्रकाशकों ने अपनी वेबसाइट पर पुस्तकों के संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किए हुए हैं। पाठक कुछ पृष्ठों का पढ़कर सीधे प्रकाशक से ही उन्हें मंगवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी व फिल्मों के विकास ने साहित्य के आस्वादन के लिए साक्षरता की बाधा समाप्त कर दी है। किसी भी साहित्य का फिल्म रूपांतरण प्रत्येक दर्शक के आस्वादन को संतुष्ट कर पाता है, जबकि पहले साहित्य को पढ़ना ही पड़ता था। अंतिम लाभ यह भी हुआ है कि साहित्य की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। हजारों की मात्रा में धारावाहिक व चलचित्र बन रहे हैं, और ये सभी किसी न किसी पटकथा पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार बहुत सी सामाजिक समस्याओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई जा रही हैं, जिनका लेखन भी साहित्यकार वर्ग प्रभावशाली तरीके से कर पाता है। बहुत सी वेब पत्रिकाएं शुरू की गई हैं, जिन पर बड़ी संख्या में लेखन कार्य दिखाई पड़ता है। इन सब स्थितियों में साहित्यकारों के लिए आर्थिक संभावनाएं बढ़ गई हैं। किंतु संचार क्रांति का प्रभाव एक पक्षीय नहीं रहा है। उसने साहित्यिक जगत के समक्ष कई ऐसी समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं, जिनसे निजात पाना आसान नहीं। उदाहरण के लिए, साहित्य की मात्रा तो बढ़ रही है, किंतु उसका गुणात्मक स्तर घटता जा रहा है। फिल्मों व धारावाहिकों में जो पटकथाएं लिखी जाती हैं, उनका मूल उद्देश्य उसे आकर्षक व बिकाऊ बनाना होता है। इस कारण कौतूहल, हिंसा व सेक्स जैसी प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं, जबकि संवेदनशीलता का तत्व सीमित होता जा रहा है। संचार क्रांति ने दृश्य साहित्य का महत्व तो काफी बढ़ाया है, किंतु पाठ्य साहित्य कमजोर होता जा रहा है। कारण यह है कि मीडिया ऐसी संस्कृति विकसित कर रहा है, जिसमें विचार व चिंतन गौण एवं छवियों का व्यापार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मनुष्य यथार्थ व छवियों में अंतर करना ही भूल गया है। बौद्रिया और मार्क्यूज ने मीडिया को स्थूलता की संस्कृति पैदा करने के लिए उत्तरदायी माना है। इसी का परिणाम है कि कई महान लेखक आर्थिक अभाव से जीवन भर गुजरते हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं को खरीदने व पढ़ने वाला पाठक वर्ग है ही नहीं। संचार क्रांति ने भाषाई साम्राज्यवाद जैसी स्थितियों को पहले से अधिक बढ़ा दिया है, जो कि विज्ञान
तकनीक व मीडिया मुख्यतः अंग्रेजी भाषी देशों के नियंत्रण में है, इसलिए मीडिया पूरे विश्व में अंग्रेजी के वर्चस्व को भी स्थापित कर रहा है। बाजार के दबाव में गूगल जैसे प्रतिष्ठानों ने हिंदी व अन्य लोकप्रिय भाषाओं हेतु कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं और यूनिकोड के विकास के कारण अब हिंदी जैसी भाषाएं भी इंटरनेट पर ठोस उपस्थिति दर्ज करा पा रही हैं। इसके बावजूद सच यही है कि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कुछ विचारक चिंतित हैं कि यह प्रक्रिया पूरे विश्व के भाषाई व सांस्कृतिक वैविध्य को समाप्त करके समरूपता न स्थापित कर दे। कुल मिलाकर मीडिया का हालिया विकास मानवीय इतिहास की वह अवस्था है जिसने संक्रमण के सबसे जटिल दौर को जन्म दिया है। ये प्रक्रिया साहित्य की प्रचार प्रसार क्षमता व नवोदित लेखकों के उभरने की दृष्टि से सहायक है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये समग्रता में हिंदी भाषा व संस्कृति पर चोट अधिक पहुंच सकती है।